अप्रैल 2025 में 60% जो फूड सैंपल्स हैं नोएडा में दे फेल्ड द क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड्स। कितनी बड़ी देश के लिए ये फूड एडल्टरेशन की प्रॉब्लम इस वक्त है। केस हमारे देश में सालों साल चलते रहते हैं। प्रोसिक्यूशन करने वाला भी अब नहीं रहा दुनिया में, जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन है वो भी नहीं रहा, लेकिन केस पे डिसीजन नहीं हुआ। तो ये एक मिलावट करने वालों को या फूड फ्रॉड करने वालों को एनकरेज करता है ये चीज़। यूरिया का इस्तेमाल करके, साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल करके वो पनीर बनाया जा रहा है। कंजम्पशन हो रहा है। हम लोग लिटरेट हो गए हैं पर एजुकेटेड नहीं हुए हैं। एमडीएच और एवरेस्ट के इतने हाईली एडल्टरेटेड ये मसाले थे क्योंकि उसमें इथिलीन ऑक्साइड के जो केमिकल है वो मिला था, जिसके चलते सिंगापुर, हांगकांग इन सब देशों ने बैन कर दिया, लेकिन भारत में आज भी ये मिल रहा है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट is a salt of glutamic acid which you will find in a human milk also. लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ नुकसान करे। हम तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, हम तो स्मोक भी नहीं करते, ड्रिंक भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया। फिर भी कैंसर हो गया। डेटरेंट पनिशमेंट हो, उसकी पनिशमेंट लेवल बढ़ाया जाए। 500 रुपया फाइन दे करके छूट जाएगा, ये काफ़ी नहीं है। आप 5 स्टार खाते हैं, 5 स्टार चॉकलेट, इट्स नॉट अ चॉकलेट। पलटा पीछे आपने पैकेट देखा, FSSAI का नंबर पड़ा हुआ है, इसका मतलब FSSAI अप्रूव्ड है क्या? इसमें इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो FSSAI अप्रूव्ड है। फूड सेफ्टी शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। FSSAI का एक और डिसीजन आया था कि 50 मीटर के दायरे में खासकर स्कूल्स के कोई भी जंक फूड का ऐड ना हो, कोई जंक फूड बेचा ना जाए, कोई प्रमोशन सेल कुछ भी ना हो। किस हद तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ये देखने की जरूरत है। बच्चे को आप न्यूट्रिशन की चीज बना करके दीजिए, चाहे घर का ही समोसा बना के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोकल वेंडर से जो खोया लेकर के आते हैं, थैलियों में बांध करके जो खोया आता है, उसका क्या करें? कोई लेबल होता नहीं है। लेबल तो होता नहीं है, उसका क्या करें सर? बेचने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि जो वो खोया बेच रहा है वो जिस जहाँ से खरीदा है, जहाँ से उसने, वो सही है। कंज्यूमर को कोशिश करके ये ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर लेबल हो। बिना लेबल का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। सोम बाजार, वीर बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, आप हमेशा देखेंगे कि वहाँ पे लूज स्पाइसेस बिकते रहते हैं। लॉ में लिखा है। अब क्या है वहाँ पे, हमारे इश्यूज क्या हैं, क्या कारण है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। लोकल वेंडर्स से मल्टीनेशनल ब्रांड्स तक एक प्रॉब्लम जो इस वक्त पूरे भारत को, जिस प्रॉब्लम ने घेरा हुआ है, वो है फूड एडल्टरेशन की प्रॉब्लम। खाने में मिलावट, और ये भारी मात्रा में ये मिलावट हो रही है, और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है एक आम आदमी को, क्योंकि हेल्थ एक रिस्क फैक्टर बन गया है। एक डेटा मैं अगर आपको बताऊं, अप्रैल 2025 में 60% जो फूड सैंपल्स हैं नोएडा में दे फेल्ड द क्वालिटी चेक स्टैंडर्ड्स। क्वालिटी जो टेस्ट होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स को फेल कर गए थे 60%। 95 सैंपल्स थे, जिनमें से 50 सैंपल्स सब स्टैंडर्ड थे, 5 सैंपल्स अनसेफ थे। एक बहुत इंपॉर्टेंट ये डेटा है। इसी तरीके से 12% जो स्पाइसेस के सैंपल हैं दे ऑल्सो फेल्ड द सेफ्टी स्टैंडर्ड्स, जिसने भारत की एक इम्पॉर्टेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री, जो कि स्पाइस एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, उसमें भारत को जो डेंट हुआ था वो 10 बिलियन प्लस डॉलर का डेंट हुआ था। ये जॉल्ट है भारत की इकोनॉमी के लिए। अब ऐसे में अगर मैं बात करूं कि फूड एडल्टरेशन है क्या, क्यों होता है, ये खाने में मिलावट या जो फूड सब्सटेंस होते हैं, दूध हो गया, पनीर हो गया, सब्जी में रंग लगाना या फलों को रंग देना, इंजेक्शंस देना, ये जो वीडियोस हैं ये हम आम तौर पर अपने फ़ोन्स पर देखते रहते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी है और भारत के लिए चुनौती कितनी बड़ी है, कोर्स करेक्शन कैसे किया जाए, क्योंकि एक रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो कि है, लेकिन ये चेक क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ पे चूक हो रही है। आज के हमारे शो का विषय यही है, फूड सेफ्टी एंड फूड पॉलिसी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हैं संजय दवे जी। संजय जी कई अहम पदों पर काम कर चुके हैं, जिसमें कोडेक्स भी है, FSSAI भी है,
FAO भी है, बहुत सारे उन्होंने इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे काम किया है और फूड सेफ्टी और पॉलिसी मेकिंग में एक अहम रोल रहा है। तो उनसे आज ही हम बात करेंगे फूड अडल्टरेशन से रिलेटेड, कितनी मैसिव ये प्रॉब्लम है, उसका इसे निजात कैसे पाई जा सकती है पॉलिसी के थ्रू। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार स्मृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि संजय जी, मैंने शो की स्टार्टिंग में अभी बोला कि 60% फूड सैंपल्स, अभी अप्रैल की बात है, 60% फूड सैंपल्स नोएडा में क्वालिटी चेक जो थी उसको फेल कर गए। 60%। और न जाने कितने लोग ये जो फूड सैंपल्स हैं वो कैसे खा रहे होंगे, जिसमें रोड साइड वेंडर्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, किस तरीके का तेल यूज़ कर रहे हैं। एक और डेटा है जो 2023-24 का है, FSSAI ने 1.5 लगभग 1.5 लाख फूड सैंपल्स को टेस्ट किया था, जिसमें से 33,000 नॉन कॉन्फॉर्मिंग फूड आइटम्स थे। तो इस वक्त अगर मैं इस पूरी प्रॉब्लम की बात करूं आपसे, क्योंकि आप पॉलिसी मेकिंग में भी रहे और आपने बहुत क्लोजली ये जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ भी काम किया है, कोडेक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट एक UN की बॉडी है जो इन चीज़ों पे काम करती है, कितनी बड़ी देश के लिए ये फूड अडल्टरेशन की प्रॉब्लम इस वक्त है? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि फूड फ्रॉड का एक पार्ट है फूड अडल्ट्रेशन, और ये एक ग्लोबल फिनोमेना है। ये सिर्फ हमारे देश तक सीमित नहीं है। मैंने कई देशों में फूड फ्रॉड के केसेस देखे हैं। फूड फ्रॉड कई तरह के होते हैं, मिलावट जैसे अडल्ट्रेशन, डाइल्यूशन, सैमुलेशन, इस तरह तरह के IPR के ऑब्जेक्शन के वायलेशंस हैं। तो ये कई जगह होता है, स्केल फ़र्क होता है। अब जब ये क्यों होता है, इसका पर्पस क्या है? पर्पस इसका ये है कि जो बना रहा है या जो बेचने वाला है वो एक अधिक प्रॉफिट कमाना चाहता है जल्दी से जल्दी, और यहां वो गलती कर बैठता है वो, और पकड़ा भी जाता है। ये बात ज़रूर है कि हमारे एनफोर्समेंट में कहीं ना कहीं कमी रही होगी, जिसकी वजह से कई बार पकड़ में भी नहीं आते हैं, और जब पकड़ में आ जाते हैं तो बहुत सारे इंटरफेरेंसेस होते हैं जिसकी वजह से वो बचे जाते हैं। अगर हम ये कहें आपसे कि फूड अडल्ट्रेशन ये तब था जब हम शायद सर्विस में भी नहीं आए थे। प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट बना था, और उस टाइम पे भी अडल्ट्रेशन होता था, और कोर्ट में केसेस लड़े जाते थे, पकड़े जाते थे वो लोग। केस हमारे देश में सालों साल चलते रहते हैं। प्रोसिक्यूशन करने वाला भी अब नहीं रहा दुनिया में, जिसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन है वो भी नहीं रहा, लेकिन केस पे डिसीजन नहीं हुआ। तो ये एक मिलावट करने वालों को या फूड फ्रॉड करने वालों को एंकरेज करता है ये चीज़ कि इसका कोई रिजल्ट तो आएगा ही नहीं। हाँ, रिजल्ट तो आया नहीं है। और फिर मैंने ये भी देखा है, खुद देखा है, कि आज आपने किसी को पकड़ा गलत सर्टिफिकेशन करने के लिए, उसको डीएक्रेडिट कर दिया, और फिर वो किसी दूसरे नाम से शुरू कर देता है काम। वहाँ पे उसको वो पकड़ में नहीं आता है, क्योंकि कंपनी के नाम से करता है। उसका इंडिविजुअल का नाम अगर हम रिकॉर्ड करके रखें, और कि जिस कंपनी ने ये काम गलत काम किया था उस आदमी का नाम से XYZ था, वही XYZ ने दूसरे नाम से शुरू किया है, तो वहाँ पे उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। तो हमें कुछ ना कुछ इस तरह के पॉलिसी मेजर्स लेने पड़ेंगे ताकि इस तरह के फूड फ्रॉड्स में कमियां आए। अब मैं आपको बताऊं, एक बार मैं बॉम्बे गया था, एक मीटिंग थी, और बाहर थोड़ा सा हम जल्दी पहुंच गए थे, तो मार्केट में घूम रहे थे, तो एक दुकान थी, वो लाल मिर्च का पाउडर बेच रहा था। 2 हीप्स लगे हुए थे, एक की प्राइस 50 रुपए किलो थी, दूसरे की 80 रुपए किलो थी। तो हमने उसको पूछा कि भाई फ़र्क क्यों है? कहता है एक में रंग मिलाया हुआ है, एक में नहीं मिलाया है। बहुत ही गर्व से कह रहा था वो। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एनफोर्समेंट में कमी आई है।
वो एनफोर्समेंट को जब तक हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे अपने देश में, एंड इट शुड बी कंप्लीटली अबव बोर्ड, एथिक्स में कॉम्प्रोमाइज ना हो, तभी हम इस चीज को रोक पाएंगे या कम कर पाएंगे। देश की पॉपुलेशन 140 करोड़, इतनी बड़ी पॉपुलेशन को केटर करना, खासकर जब डेयरी प्रोडक्ट्स की बात होती है। पनीर तो एक इन दी आई ऑफ द स्टॉर्म है ही है। पनीर पर तो अभी ऑफ लेट बहुत सारी एनालॉग पनीर भी आ गया है, मिलावटी पनीर भी आ गया है, जिसमें अभी बात भी हो रही थी शो से पहले। हमारे एक साथी ने बताया कि किस तरह से यूरिया का इस्तेमाल करके, साबुन का, शैम्पू का इस्तेमाल करके वो पनीर बनाया जा रहा है। कंजम्पशन हो रहा है। कई लोग जागरूक हैं, कई लोग नहीं जागरूक हैं। वो पनीर वो कंज्यूम कर रहे हैं, वो मिलावटी यूरिया वाला दूध घर लेकर के आ रहे हैं। एक कुछ साल पहले नेस्ले की जो मैगी है उस पर भी बहुत सारे सवाल उठे थे। और जिसके चलते एफएसएसएआई ने अपना डिसीजन भी लिया था। उसमें MSG जिसे कहते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट जी, इसका इस्तेमाल किया गया था, जो कि हाई लेवल ऑफ एडल्टरेशन, उसका बहुत दुष्प्रभाव। ऐसे ही डेयरी प्रोडक्ट्स का भी, जैसे मैंने अभी बात करी कि 83% जो पनीर के सैंपल्स हैं, नोएडा और ग्रेटर नोएडा की बात करूं तो उन्होंने 83% मतलब मोर देन 80%, 80% क्वालिटी टेस्ट को फेल कर चुके थे। वो पनीर बहुत सब स्टैंडर्ड, और तब भी आप बहुत सारे ऐसे शॉप्स देख लेंगे या हाई क्लास आप रेस्टोरेंट्स देख लेंगे, वही पनीर सर्व हो रहा है वहाँ पे। स्पाइस कंटामिनेशन, MDH और एवरेस्ट, मैं नाम लेकर के बात कर रही हूँ। MDH और एवरेस्ट के इतने हाईली एडल्टरेटेड ये मसाले थे क्योंकि उसमें इथिलीन ऑक्साइड के जो चीज़ें, जो केमिकल है वो मिला था, जो कि हाईली कार्सिनोजेनिक, कैंसर कॉजिंग पेस्टिसाइड है, जिसके चलते सिंगापुर, हांगकांग, इन सब देशों ने बैन कर दिया। लेकिन भारत में आज भी ये मिल रहा है। MDH के डब्बे मिले हैं, एवरेस्ट के आप मसाले, वो घरों में यूज़ हो रहे हैं। बड़े बड़े वेंडर्स बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स यूज़ कर रहे हैं, छोटे वेंडर स्ट्रीट के यूज़ कर रहे हैं, जो सड़क के किनारे एक छोटा सा ठेला लगा करके छोले कुलचे दे रहे हैं। क्यों? देखिए, एक और बात मैं आपको यहाँ पे ऐड करूंगी, आप पहाड़ों पे चले जाएं, यही मैगी सर्व हो रही हैं। हाँ, मैगी पॉइंट्स बने हुए हैं। मैगी पॉइंट्स बने हुए हैं और यही मैगी है, यही पेस्टिसाइड मिला हुआ है उसमें, जो कि प्रेग्नेंट लेडीज अगर कंज्यूम कर लें तो उनके बच्चों को सीरियस इश्यूज हो जाएंगे। ऑटिज्म हो सकता है, ग्रोथ का इशू हो सकता है। आपने मोनोसोडियम ग्लूटामेट की बात की, इसके ऊपर प्रश्न उठा था, whether it is a added monosodium glutamate or there is a monosodium glutamate present in the Maggi or whatever. आपको ये मालूम होना चाहिए कि ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, which is one of the components of a protein. उसका सॉल्ट बनता है तो वो मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहलाता है। मोनोसोडियम ग्लूटामेट ऐड किया जाता है, अगर एडेड है तो, फॉर फ्लेवरिंग पर्पसेस। इट्स अ फ्लेवर एनहांसर, जिसे टेस्ट बड्स एडिक्टिव हो जाती हैं। आपको और मैगी चाहिए या मैगी खाते हैं। नेस्ले का जो केस हुआ था उसमें वो ऐड किया था, ये नहीं किया था, दैट वाज द इशू। नाउ मोनोसोडियम ग्लूटामेट is a salt of glutamic acid which you will find in a human milk also. बच्चा पीता है, so does it mean कि हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं? The point that I'm trying to make is, I'm not defending any company. How was it tested? Was it tested by an accredited laboratory? Did the laboratory have the competence to test monosodium glutamate at the level at which it was found? Is the laboratory equipped to do that? Is the person a qualified food safety analyst? food quality food analyst? तो ऐसे ही सभी चीज़ों में ये अप्लाई होता है। अब आप लीजिए, आइसक्रीम की बात है, कितना आपको मालूम है कौन कौन सी आइसक्रीम आप खाते हैं? कौन कौन सी आप बताइए, मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूँ। जितनी अवेलेबल है मार्केट में, जितनी अवेलेबल मैं अवेलेबल हूँ, मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अमूल एक भारत की बहुत जानी पहचानी ब्रांड है, मदर डेयरी है, क्वालिटी है, हैव मोर है, उसके भी आपको वेंडर्स दिख जाएंगे। आपने कभी ये देखा है कि क्या सभी ये आइसक्रीम है?
नहीं, कैसे मालूम आपको? उसमें लिखा होता है कि आइसक्रीम नहीं है। ये तो नहीं लिखा होता कि आइसक्रीम नहीं है, वो लिखा होता है कि लेकिन कंज्यूमर को ये नहीं मालूम कि वो आइसक्रीम नहीं है। बट एक जो ठेले वाला है, जिस तरह से वो बेचा जाता है, वो उससे एक परसेप्शन क्रिएट होता है कि ये आइसक्रीम है, जबकि वो नहीं है। ऐसे ब्रांड्स हैं अवेलेबल इन द मार्केट। उसमें लिखा होता है फ्रोजन डेजर्ट, वो पीछे लिखा होता है जिसको कोई जानता नहीं है, और बहुत छोटा सा लिखा होता है। आप 5 स्टार खाते हैं, 5 स्टार चॉकलेट, इट्स नॉट अ चॉकलेट। चॉकलेट वो है जिसपे चॉकलेट लिखा है आगे। 5 स्टार में वो पीछे लिखा होता है शुगर बॉइल्ड कन्फेक्शनरी। I have seen companies who are giving milk powder sachet in hotels, in India also and abroad also. क्रीमर बोलते हैं उसको। Is it a dairy creamer or a non dairy creamer? डेयरी क्रीमर है तो उस पर लिख देंगे डेयरी क्रीमर है, और नॉन डेयरी क्रीमर है तो उसमें सिर्फ क्रीमर लिखा होगा। आप समझ, छोटी सी बात है। एक कंज्यूमर को ये पता होना चाहिए कि लेबल को पढ़ा जाए, लेबल में क्या लिखा है। आप अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। अवेयरनेस की बात अच्छा, कर ये जो रहा हूं। फ्रोजन मैंने डेजर्ट, कल ही मैं एक इंस्टीट्यूट में एक लेक्चर देने के लिए गया था। वहां पर केसर बादाम का ड्रिंक रखा हुआ था। जब हमने लेबल को पढ़ा, पीछे इंग्रेडिएंट्स को देखा, उसमें 0.001 या 0.005% केसर पड़ा हुआ है, और बादाम नहीं पड़ा है, बादाम का फ्लेवर पड़ा है। वो इंग्रेडिएंट्स में लिखा हुआ है, लेकिन सामने क्या लिखा है? केसर बादाम। नाउ दिस इज द इशू ऑफ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग एंड बैक ऑफ पैक लेबलिंग। इसके ऊपर डिस्कशन चल रहा है। तो ये मिसलीडिंग नहीं है क्या सर? ऑफ कोर्स ये बहुत मिसलीडिंग है, क्योंकि जिसको इतना नॉलेज नहीं हो, ये तो अब बात होने लग गई है कि इस तरीके से आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ने चाहिए, आपको लेबल के पीछे भी इंग्रेडिएंट्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। लोगों को ये नहीं मालूम है कि इंग्रेडिएंट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है। कंज्यूमर को नहीं पता है, क्योंकि कंज्यूमर लॉ नहीं पढ़ता है। एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लेबलिंग की रेगुलेशन को अगर हम प्रोजेक्ट करें थ्रू प्रोग्राम्स लाइक अ पॉडकास्ट दैट यू आर डूइंग, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कंज्यूमर, अगर ऐसा काम हम करेंगे तो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर को पता चलेगा। कंज्यूमर को बताना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें देखें। अभी नवंबर के महीने में मैं लखनऊ जा रहा हूँ, क्योंकि हमारी 50th एनिवर्सरी है ऑफ माई बैच, और वहाँ से हम लोग आजमगढ़ जाएंगे। आजमगढ़ में एक स्कूल है छोटे छोटे बच्चों का, वहाँ पे मैं एक प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ बच्चों को बताने के लिए कि आपको लेबल कैसे पढ़ना है, आपको फ़ोटो देखनी है। अब आप कई बार आप बिस्किट्स देखते हैं, उसमें एक सफ़ेद रंग का एक बीच में एक लेयर होती है जिसको आप क्रीम बिस्किट बोलते हैं जी। आप अगर घर में आप दाल मखनी बनाते हैं, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो बटर चिकन बनाते हैं, तो उसमें क्रीम डालते हैं, और जो क्रीम अगर थोड़ा सा बच जाता है, जैसे अमूल की क्रीम है, आप थोड़ा सा बच जाता है तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं उसको, या फ्रिज में रखते हैं? मोस्टली लोग फ्रिज में रखते हैं जी। तो ये क्रीम बिस्किट को फ्रिज में क्यों नहीं रखते हैं आप? कारण ये है कि वो क्रीम है ही नहीं, इट इज हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल फैट एंड शुगर। और माँ जो है अपने बच्चे को क्रीम बिस्किट ये सोच करके देती है कि बच्चा मेरा तगड़ा हो जाएगा। तगड़ा तो हो ही जाएगा जब वो वेजिटेबल फैट और शुगर खाएगा खाली, और कुछ नहीं है उसके अंदर। इट इज नॉट क्रीम। दुकानों में बाहर कंज्यूमर को नहीं पता है। मिसलीडिंग एड्स हो गए, मिसलीडिंग जो आपका पैकेजिंग हो गई वो हो गया, और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स, वीडियो एडवर्टाइजमेंट्स भी हो गए, मिसलीडिंग लेबलिंग। Sometimes it is misleading, sometimes it does not lead you anywhere, sometimes it is surrogate labeling, surrogate advertisements. Now these things should be necessarily controlled by government authorities. And for every advertisement, for every label, there has to be an observation. You need a big team for that. State level पे भी, central level पे भी.
जैसे कि सर आपने मुझे बताया कि ये 5 स्टार कोई छोटी मोटी ब्रांड नहीं है, 5 स्टार हर ये बच्चा बड़ी खाता है ब्रांड, चॉकलेट। हर बच्चा, आप स्कूल में देख लीजिए, कोई प्रोग्राम होता है, कुछ होता है, तो ये चॉकलेट्स दी जाती हैं, डेयरी मिल्क हो गई, आपकी 5 स्टार हो गई। ऐसे ये डाबर का जो शहद है उसमें भी बहुत सारा चीनी का घोल, उसको फ्रिज में लगा करके तब पता चले तो फ्रीज हो जाता है, इसमें तो चीनी है। छोटी सी स्टोरी बताऊं इसके जी ऊपर? जी शहद के ऊपर। जी। इंडिया का शहद यूरोप में बैन हो गया, बहुत साल पहले की बात है ये। और होता क्या था कि चाइना का भी बाद में बैन हो गया था। हमको यूरोप ने कहा था, यूरोपियन कमीशन ने, कि आप अपने मॉनिटरिंग इंप्रूव करिए। तो हम लोगों ने मॉनिटरिंग इंप्रूव किया और उन्होंने बैन उठा दिया। लेकिन उसी के आसपास चाइना के ऊपर बैन लग गया। इंडिया का जो हनी है वो 80 रुपए, लेटर से 80 रुपए किलो था। चाइनीज हनी वॉज अवेलेबल एट 50 रुपीज अ किलो। तो लोगों ने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। जब इंपोर्ट करना शुरू कर दिया तो अब क्या करें, हम कैसे रोकें? तो वी मूव्ड अ प्रपोजल टू इंक्रीज द इंपोर्ट ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड हनी। द इंटेंशन वॉज कि हमको अडल्ट्रेशन रोकना है। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी सरकार ने। जब इंपोर्ट ड्यूटी सरकार ने बढ़ा दी तो उन्होंने क्या किया, लोगों ने फैक्ट्रीज आसपास के देशों में लगानी शुरू कर दी। अब वहां पर अगर हनी आ रहा है तो उसको तो हम नहीं रोक सकते। चाइनीज हनी आ रहा है, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, और वहां पे मिक्स हो रहा है, बॉर्डर्स पोरस है। यू सी द इश्यू इज हाउ मच विल यू कंट्रोल। आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, मैन्युफैक्चरर कोई ना कोई नया तरीका निकाल लेता है। उसके बाद फिर शुगर सिरप इंपोर्ट करना शुरू किया। शुगर सिरप इज अ शुगर सिरप, इट इज नॉट बीइंग इंपोर्टेड एज हनी, एंड दैट इज बीइंग यूज्ड, एंड टेस्टिंग मैकेनिज्म वाज नॉट इजी। ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर एक बहुत क्वेश्चनेबल, एक ऐसा इस वक्त मार्केट में एक बेट है लोगों के लिए कि ऑर्गेनिक के नाम पर जो मार्केट फ्लरिश कर रही है। बट आई मीन आई वांट टू लर्न फ्रॉम यू कि ये चीज कितनी वैलिड है। भी, हाँ, इंडिया में भी, यूएस में भी, a lot of women will go to buy organic garments for the children and for themselves. ये सोच के कि it is organic. But is it truly organic? BT cotton, which is genetically modified, is not an organic cotton. Because BT cotton is against biodiversity. And if India में cotton, 90% cotton is BT cotton. How much organic cotton can you certify? Only 5%. But for everything you will find organic cotton, it is certified. Now companies, laboratories have created methods to identify genetically modified cotton from non-genetically modified cotton. And that needs to be promoted so that गलत चीज सर्टिफाइड न हो। सर्टिफिकेशन बॉडीज में भी एथिक्स चाहिए, लेबोरेटरीज में भी एथिक्स चाहिए। कई बार आपके पास लेबोरेटरी है फूड टेस्टिंग की और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, एसएमई हूं। You are interested in more testing because you want to run your business. And I am interested in testing or getting a clear certificate for my product. तो मैं आपसे फूड टेस्टिंग कराऊंगा या सर्टिफिकेशन कराऊंगा, तभी दूंगा आपको सैंपल जब आप उसको क्लियर करेंगे। If you do not do certification as per my wishes, I will not give you business, I'll go to somebody else. The issue is कि क्या हमारी सारे सर्टिफिकेशन बॉडीज या सारी फूड टेस्टिंग बॉडीज आर दे ऑन द सेम पेज? सर ईयू की बात करूंगी, मैंने यूरोप में भी देखा है। यूरोपियन यूनियन ने कंसर्न्स रेज करे थे चिलीज में और चिली पेपर में और पेपरकॉर्न्स में इथाइलिन ऑक्साइड जो भी इंडिया से
इंपोर्ट होकर के वो लोग लेते थे, और 400 आइटम्स को बैन किया था। 2019 से 2024 के बीच की बात कर रही हूँ मैं। 400 आइटम्स, अगेन मतलब एक बहुत बड़ा डेंट है भारत की अर्थव्यवस्था। मतलब कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट एथिलीन ऑक्साइड का पर्पस क्या है? जी, इट्स अ फ्यूमिगेंट जी, टू प्रोटेक्ट द पैकेज प्रोडक्ट्स फ्रॉम being affected by microbes and by other insects and all. Now, if that is used, and it is allowed in India, it is allowed in many countries. Some countries do not allow its use inside the production premises. And if it has been used for the purposes of insect control or rodent control or anything else, then, and if it goes into the product, then it is not correct, it is harmful. So India has made efforts to control this. Spices में भी हुआ था यही, एथिलीन ऑक्साइड का, ETO बोलते हैं इसको, और इसके ऊपर प्रपोजल्स भी सबमिट किए गए हैं कोडेक्स एलिमेंटेरियस के लेवल पर कि हम किस लेवल पे इसको अलाउ करें और कहाँ अलाउ ना करें. सो दैट डिस्कशन इज गोइंग ऑन, इवन बायलैटरल डिस्कशंस आर गोइंग ऑन विद कंट्रीज वेयर दिस हैज़ टू बी सेटल्ड टू फॉर व्हाट पर्पस एथिलीन ऑक्साइड शुड बी अलाउड टू बी यूज्ड. मैं इसकी एथिलीन ऑक्साइड की एग्जाम्पल ना लेकर के पेस्टिसाइड की बात करता हूँ. पेस्टिसाइड्स के इश्यूज़ को हम देख चुके हैं कि किस तरह से उसका मिसयूज़ होता है. पहली चीज़ तो पेस्टिसाइड की क्वालिटी कैसी है, एफिकेसी कैसी है, उसमें भी पेस्टिसाइड में भी अडल्ट्रेशन होता है, बायो पेस्टिसाइड्स में भी अडल्ट्रेशन होता है. तो पेस्टिसाइड्स को आप किस तरह से आप उसका यूज़ कैसे मॉनिटर करेंगे, उसके लिए एक लेबल क्लेम होता है. वो लेबल क्लेम अप्रूव होता है सरकार के द्वारा. एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड्स बोर्ड है, रजिस्ट्रेशन कमेटी है, वो किस प्रोडक्ट के ऊपर कितना आप वो पेस्टिसाइड, पर्टिकुलर पेस्टिसाइड किस लिमिट तक डालेंगे ताकि वो मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट के अंदर हो. बिकॉज हमने तो स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं FSSAI ने, और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो कोडेक्स के साथ हैं उसके साथ हार्मोनाइज किए हुए हैं. तो हमारे स्टैंडर्ड्स में कोई कमी नहीं है. लेकिन फार्मर इतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो पेस्टिसाइड बनाने वाला जो मैन्युफैक्चरर है वो जाके उसको कहता है अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये पेस्टिसाइड डाल दो, ये प्रॉब्लम है, यही पेस्टिसाइड डाल दो, यही चलेगा. तो वो पेस्टिसाइड बार बार डालता रहता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम, उसको ये नहीं बताता कि कितना डालना है और उसका प्री हार्वेस्ट इंटरवल क्या होना चाहिए, उसको ये समझ नहीं है. तो स्टेट गवर्नमेंट्स एग्रीकल्चर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो स्टेट गवर्नमेंट्स काफ़ी कोशिश करती हैं कि फार्मर्स को एजुकेट किया जाए. इट्स अनएंडिंग प्रोसेस. बहुत इसको थोड़ा सा और अच्छे लेवल पे लाने की ज़रूरत है. कुछ कंपनीज जो प्रोडक्ट्स मार्केट में लाती हैं वो लोग ये करते हैं, एफर्ट्स करते हैं खुद. तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, गुड हाइजीनिक प्रैक्टिसेस. गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर बढ़ाया जाए और हर प्रोडक्ट के लिए, हर सब्जी के लिए एक पैकेज ऑफ प्रैक्टिस होता है, अगर उसको फॉलो करेंगे, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया है, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, तो एक अच्छे से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं और पेस्टिसाइड्स की मात्रा कम हो सकती है. वैसे सच बताऊं आपको तो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड्स का यूजेज बहुत से कंट्रीज़ के मुकाबले में कम है. हमें अपने फार्मर्स को या अपने कंट्रीज़ को या अपने सरकार को या कंपनीज़ को पूरी तरह से दोषी नहीं मानना चाहिए. मगर सर, आपने पेस्टिसाइड की बात करी कि पेस्टिसाइड का एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग जो भी एक हार्मोनियस कोडेक्स के साथ एक स्टैंडर्डाइज्ड बनाया गया है कि जिसमें हार्मफुल ना हो. लेकिन वही मैंने शो की स्टार्टिंग में भी बोला, एक रॉबस्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, लेकिन तब भी उसको नहीं फॉलो किया जाता है. उसमें कमी कहीं ना कहीं है. और अब ये सिचुएशन है कि इसके चलते बहुत सारी 80%, मतलब ये जो फूड अडल्टरेशन और सब स्टैंडर्ड और फूड फ्रॉड के चलते 80% बीमारियां फूड रिलेटेड हैं इस वक्त भारत में. और आने वाले टाइम में ये और भी अलार्मिंग हो जाएगा. चाहे फिर अब ऑटिज़म की बात कर लें बच्चों में,
उसका रियल रीज़न अभी तक पता नहीं चला है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, क्या डीएनए का रीज़न है, अभी उस पर भी स्टडी चल रही है, लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है इसमें। तो और इसके साथ साथ कैंसर इज़ लाइक जिस तरीके से फैल रहा है लोगों में, लोगों को अभी तक पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ नुकसान करे। हम तो अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, अच्छे से रहते हैं, हम तो स्मोक भी नहीं करते, ड्रिंक भी नहीं करते, लेकिन फिर भी कैंसर हो गया, फिर भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम। हम बाहर भी खाना नहीं खाते, चलिए आप कह रहे हैं अडल्टरेटेड फूड बाहर है, हम तो घर का बना खाना खाते हैं। ये सिचुएशन इतनी अलार्मिंग है कि मेरी बात जब होती है लोगों से तो कहते हैं डर लगता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। टमाटर भी इंजेक्शन लग रहे हैं, सब्जियां धोई जा रही हैं। एक हरी सब्जियों के लिए, जब पहले बोलते थे आपकी तबीयत खराब है आप हरी सब्जियां खाइए, छोड़िए सब कुछ, में भी कलर है। और ये मैलाचाइट ग्रीन जो कि एक कैंसर कॉजिंग केमिकल डाई है, वो यहाँ पे आप देख लीजिए सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी लोग उसी केमिकल से धो रहे हैं। बात है, बहुत ही दुखदाई बात है ये। तो क्या खाए इंसान, मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, तो क्या खाए? तो देखिए यहाँ पे एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हम लोग कई बार कहते हैं लिटरेसी बढ़ गई है। हम लोग लिटरेट हो गए हैं पर एजुकेटेड नहीं हुए हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू थिंग्स। हम कैसे फार्मर को एजुकेट कर सकते हैं, किस लेवल पे कर सकते हैं, इतने फार्मर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट का कितना रोल है, कितना वो कर सकते हैं, इसके ऊपर एक पॉलिसी लेवल डिस्कशन होना चाहिए कि चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करके करें, फार्मर्स को एजुकेट करना है, गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करनी है। एक छोटा सा एक काम कर सकते हैं, मदर डेयरी है, मदर डेयरी के बूथ्स हैं जहाँ पे सब्जी मिलती है। हर मदर डेयरी के बूथ से कम 1 टन फल और सब्जी बिकते हैं रोज। और दिल्ली एनसीआर रीजन में ही कम से कम 400 बूथ हैं, तो 400-500 टन रोज का बिकता है। क्या हमारी सरकार ये मदर डेयरी को एनकरेज कर सकती है कि आप जो भी सब्जी बेचेंगे 100% आप जीएपी सर्टिफाइड ना हो, लेकिन एटलीस्ट एक आप अपना एक शेल्फ बना सकते हैं जिसमें गुड जीएपी सर्टिफाइड प्रोडक्ट बिके विद अ लिटिल। एंड कोई भी इंसान सेफ प्रोडक्ट के लिए विदाउट यूज ऑफ कलर्स ₹1 एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार होगा, कोई भी कंज्यूमर। तो अगर मदर डेयरी ये काम करे तो एक रिपल इफेक्ट होगा इसका। ऐसे ही रिलायंस के स्टोर्स हैं, ऐसे ही आईटीसी के स्टोर्स हैं, ऐसे बहुत सारे चेन्स हैं। तो एक एक करके अगर सब करेंगे तो ये एक मूवमेंट बन सकता है। फार्मर को भी एजुकेट करेंगे, बिकॉज वो फार्मर से खरीदेंगे तो खुद भी एजुकेट करेंगे फार्मर को। साथ के साथ हमें कंज्यूमर को भी एजुकेट, कंज्यूमर तो जानता है कि कलर मिलाया है सब्जियों में, घर लेके आता है जब वो सब्जी, तब उसको पता लगता है कि मैलाचाइट ग्रीन उसने मिलाया हुआ है या उसमें इंजेक्शन डाल करके शुगर डाला गया है। खासकर ये जो तरबूज होता है, तरबूज का तो रेड कलर अंदर। सर मैंने तरबूज खाना छोड़ दिया है, कई साल हो गए। मुझे लगता है जो बचपन में खाया होगा, मैंने कई सालों से खाया नहीं, क्योंकि मैं समझ भी नहीं पाती हूँ, आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि दैट इज ऑल्सो अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। अब मैं वो चेक करूँ कि ये इसमें मिलावट है या नहीं। एक चीज हमारे यहाँ बहुत जरूरी है कि डेटरेंट पनिशमेंट होनी चाहिए, जो कि नहीं है, एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स होने चाहिए इसके। ऐसा ना हो कि 15 साल तक केस चलता रहे और वो बेल पे छूट करके दूसरे नाम से काम शुरू कर दे। ये चीज़ को हमें ख़त्म करने की आवश्यकता है। इट विल नॉट बी ईजी, इतना आसान नहीं होगा, बट एक दृढ़ निश्चय करके अगर हम सरकार ये काम करे तो किया जा सकता है कि डेटरेंट पनिशमेंट हो, उसकी पनिशमेंट लेवल बढ़ाया जाए और उसको जेल होनी चाहिए, खाली फाइन से नहीं। 500 रुपया फाइन दे करके वो छूट जाएगा, ये काफ़ी नहीं है। जिस तरह मुझे लगता है और डिपार्टमेंट्स में काम हुआ है, जैसे रोड पे अगर आप रेड लाइट क्रॉस करते हैं, चालान का जिस इन प्लेस जो सिस्टम आया है, इस तरीके का अगर हम कोई स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के साथ साथ डेटरेंट पनिशमेंट्स होनी चाहिए जी, अगर ये होगा तो ये चीज़ों में कमी आएगी। मगर सर जो मैं आपसे बात कर रही हूँ कि लोगों ने तरबूज खाना छोड़ा, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ कि क्योंकि मैं भी नहीं लाते तरबूज घर में, कि मुझे समझ ही में नहीं आता है कि ये हम खरबूजा लाना बंद कर दिया। खरबूजा देख करके कई बार हमारे साथ ये हुआ, 2-3 बार हुआ,
तो एकदम क्लियर हो गया घर में हमको कि मेरी पत्नी जो है इस मामले में बहुत ही जागरूक हैं। वो उन्होंने बंद कर दिया, उन्होंने कहा कि ठीक है हम नहीं खाएंगे, फेंक दो उसको, लेकिन खरीदेंगे नहीं। सर एक और मैंने एक सोशल मीडिया पे रील देखी कि अभी तक ना वो जो कोकोनट वाटर जो हम पीते थे कि कोकोनट वाटर बचा हुआ है, लेकिन अब देखा है कि कोकोनट वाटर भी जब छोटा सा रॉ होता है कोकोनट, तो उसमें भी ग्रीन कोकोनट में इंजेक्शन लगा करके उसमें भी चेंजेस, उसमें भी अडल्टरेशन या उसमें भी मिलावट करने की कोशिश किया ताकि वो ज़्यादा अच्छा पके, बड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है कि सर जिस तरह से लोगों के पास ऑप्शंस नहीं हो रहे हैं, क्या खाएं क्या पिएं, दूध की मैं बात करूं तो इतने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, मुझे अभी भी नहीं पता कि जो पैकेट लेकर के आते हैं घर में वो वाकई में दूध है कि नहीं है। एक और वीडियो देखा था, हुआ है उसमें क्वालिटी चेक्स क्या है? मगर सर अभी भी वो कभी रबर बन जाता है। अच्छा सर कभी ऐसा हो सकता है कि अगर दूध एक दिन बाहर रह गया तो वो फटे ना, भाई फट जाता है दूध, लेकिन यहाँ पे अगर एक दिन भी मैंने चेक करने के लिए रखा है, मैंने बाकायदा 1.5 दिन गर्मियों में दूध बाहर रखा, वो फटा नहीं दूध। और ये नेक्सस इतना बड़ा है, अच्छा आप एक ब्रांड छोड़ें दूसरा ब्रांड पकड़ें, वो भी ब्रांड सेम काम कर रही है। और जैसा मैंने बोला 80% हेल्थ रिलेटेड जो डिजीजेस हो रही हैं, जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वो सारा फूड रिलेटेड है। यहाँ पे भारत ऐसा है कि स्ट्रीट फूड का इतना चलन है भारत में। अगर आप बाहर खड़े होकर के आपने वो गुप्ता जी की चाट नहीं खाई या मिश्रा जी की वो कुलचे नहीं खाए या आपने कहीं पे कोई और नाम से बर्गर नहीं खाए, तो वो ये होता है कि लोग, इतनी भीड़ है, गोलगप्पों के जो ठेले हैं उन पे इतनी भीड़ है, लेकिन नोबडी नोज, किसी को पता नहीं है क्या प्रोसेस है, क्या मिला रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या आपकी बॉडी में जा रहा है। फिर कभी आपको गैस्ट्राइटिस का इशू हो जाता है, फिर कभी आपको स्किन एलर्जीज हो रही हैं, धीरे 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 ये बिल्डअप होता है। वो तो होता ही है। और मुझे लगता है देश इतना अंधकार की तरफ खाने को लेकर के, क्योंकि आपने बोला रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सब कुछ है, इतने एक्ट्स, फूड एक्ट्स बने हैं, सेफ्टी के लिए FSSAI जैसी बॉडी का गठन हुआ कि चेक करे। अच्छा सर मुझे एक और चीज़ बताइए, ये जो FSSAI का जो नंबर मिलता है, ये क्या प्रोसेस होती है? क्योंकि हम आजकल लोगों ने नहीं, भले पता ना हो, पलटा पीछे आपने पैकेट देखा FSSAI का नंबर पड़ा हुआ है, इसका मतलब FSSAI अप्रूव्ड है। क्या इसमें इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो FSSAI अप्रूव्ड है। FSSAI का नंबर पड़ा है, FSSAI का लोगो अगर पड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने FSSAI से लाइसेंस लिया हुआ है जो भी प्रोडक्ट उसको प्रोड्यूस करना है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो लार्ज स्केल हो, चाहे वो स्ट्रीट वेंडर हो। ये बहुत बड़ा मुझे लगता है क्लैरिटी मिलने वाली है। इट डजंट मीन दैट द प्रोडक्ट इज अप्रूव्ड। बहुत से लोगों ने, मैंने कई बार देखा है, पतंजलि के भी मैंने देखे थे, FSSAI अप्रूव्ड और साथ में लोगो स्क्रीन पे दिखा दिया। नो, the logo and the license number only means कि आपके पास लाइसेंस है टू मैन्युफैक्चर फूड और टू सेल फूड और टू इंपोर्ट फूड, दैट्स ऑल। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरर की है कि आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और किन कंडीशंस में कर रहे हैं। अब वो जो लाइसेंस की एक कंडीशन होती है, उसमें शेड्यूल दिए हुए हैं, शेड्यूल 4 में डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए एक हाइजीन प्रैक्टिसेस लिखी हुई हैं, मीट के लिए अलग लिखी हुई हैं, केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए अलग लिखी हुई हैं। क्या वो फॉलो कर रहे हैं? उनको लाइसेंस तो ले लिया, ऑनलाइन मिल गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कि लाइसेंस मिल गया, लेकिन क्या उन्होंने वो लाइसेंस की कंडीशंस को पढ़ा है? क्या लेबलिंग के रेगुलेशन को पढ़ा है? क्या नहीं पढ़ा। आप एयर इंडिया की फ्लाइट में जाते हैं, आप एयर इंडिया की फ्लाइट में आप देखिए, छोटी छोटी जो फ्लाइट्स होती हैं शॉर्ट डिस्टेंस की, उसमें वो पाल्को बिस्किट्स मिलते हैं। आपने कभी उसको देखा है? कभी उसके इंग्रेडिएंट्स को पढ़ा है? कभी उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट्स को पढ़ा है? मैंने पढ़ा है, मेरे पास एविडेंस है मेरे घर पर, यहाँ नहीं लाया हूँ। उसमें कोलेस्ट्रॉल इतना है, एनर्जी इतनी है, और एनर्जी भी ग्राम्स में लिखी हुई है। कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने। और अगर आप उन सब की कितना क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं, कितनी कितनी उसमें उसको टोटल करेंगे, तो वो 100 ग्राम्स का अगर उन्होंने पैक दिया हुआ तो 100 ग्राम से ज़्यादा है, तो 100 ग्राम से ज़्यादा कैसे हो सकता है उसके अंदर? टेक्निकली नॉट पॉसिबल।
लेकिन कौन देख रहा है? मैंने इस दिल्ली गवर्नमेंट को पहले भी लिखा था और अभी भी लिखना चाहता हूँ कि आप ज़रा प्लीज़ चेक करिए कि ये बिस्किट्स में प्रॉपर लेबलिंग है कि नहीं। फूड सेफ्टी शुड बी अ प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कई स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो इट्स एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी of the officer who is in charge, the food safety commissioner for that matter. And that person is not a technical person. That is also an issue. लोग आते हैं, they are not technically competent, they pass their time and go away. हमें सरकार को इन चीज़ों पे रोक लगानी पड़ेगी और कॉन्शियसली ये एफर्ट करना पड़ेगा कि सही लोग इन चार्ज हों उस काम के लिए। सर कोई क्राइटेरिया ऐसा है कि आपको पता चले कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि जो बिस्किट्स हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं वो फैट हैं, ऑयल बेस्ड फैट हैं, पाम ऑयल है उन बिस्किट्स में, तो जैसे कि FSSAI का एक और डिसीजन आया था कि 50 मीटर के दायरे में खासकर स्कूल्स के कोई भी जंक फूड का ऐड ना हो, कोई जंक फूड बेचा ना जाए, कोई प्रमोशन सेल कुछ भी ना हो, और कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हाई ऑन शुगर या सॉल्ट हो, उनका फैट शुगर उनका कोई, हाँ उनका कोई कमेटी बनी थी, उसका मैं चेयरमैन था। तो सर क्या था उसके पीछे? कोई आपके पास ऐसी कंप्लेंट आई थी? हाँ, One were non-governmental organizations and others, दूसरे लोग जो थे वो इंडस्ट्री के लोग थे। डिस्कशन हो रहा था और तब ये एक एग्री हुआ था इसमें, और वो हाई कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस पे हुआ था और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक कमेटी बनाई थी और फिर मैं उसका चेयरमैन था। उसमें ये डिसीजन हुआ था कि 50 मीटर के दायरे में के रेडियस में कोई भी इस तरह के प्रोडक्ट्स ना बिकें, और हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी किया था उस रिपोर्ट को। इट्स ऑन रिकॉर्ड। अब किस हद तक ये इम्प्लीमेंट हो रहा है ये देखने की जरूरत है। लोग अपने बच्चों को सुबह स्कूल जाना है, मेहनत नहीं करनी है, तो जल्दी से उसको चॉकलेट दे दी, क्रीम बिस्किट्स दे दिए, चलो ताकत तो आएगी, उसको खाएगा, लेकिन आप उसको हार्म दे रहे हैं, उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं बच्चे को। बच्चे को आप न्यूट्रिशन की चीज़ बना करके दीजिए, चाहे घर का ही समोसा बना के दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। माँ अगर घर पे समोसा बनाएगी तो उसको मालूम है माँ को कि हम कौन सा तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा आलू है, कैसी उसमें मटर है और क्या मसाले डाल रहे हैं आप, और कैसा आटा है। माँ कंट्रोल कर सकती है, छोटे छोटे 2 समोसे बना करके दे दिए। लेकिन अगर आप काम नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, और आप इस तरह से प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स मार्केट से ला के, मैं प्रोसेस के अगेंस्ट नहीं हूँ, एवरीथिंग इज़ प्रोसेस्ड, आप बाहर से ला करके आप बच्चे के टिफ़िन बॉक्स में दे देंगे तो बच्चा तो वही खाएगा ना, बच्चे को वही पसंद आएगा। अच्छा, कुछ स्कूल्स में ये भी बोला गया है कि आप बाहर की चीज़ें नहीं लाएंगे, टिफ़िन में नहीं, तो बाकायदा टिफ़िन के चेक्स भी होने शुरू हो गए हैं कई स्कूल्स हो में। रहे हैं, ये एफर्ट्स डाली गई हैं। एक इसकी कॉन्शियसनेस आई है, सभी स्कूल्स में शायद ना हो, लेकिन बहुत से स्कूल्स में है इसकी कॉन्शियसनेस, वो कर रहे हैं, इस चीज़ को चेक कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ एनफोर्समेंट को बहुत ही एथिकली इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। एथिकल एनफोर्समेंट प्लस एजुकेशन, कंज्यूमर को एजुकेशन। तो आपने जो ये प्रोग्राम रखा है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इससे घर के जो होम मेकर हैं या और लोग हैं उनको ये अवेयरनेस आनी चाहिए कि हम क्या इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल ना करें। सबसे इम्पोर्टेंट तो सर जो आपने बात बताई कि लेबल को समझना, कुछ भी आप खरीद के लेकर के आ रहे हैं उस लेबल को समझना, जरूरी है, उसको पढ़ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आधी जो प्रॉब्लम है वो अज्ञानता की वजह से, हालांकि थैंक्स टू द सोशल मीडिया कि फ्रोज़न डेजर्ट और आइसक्रीम के बीच में जो डिफरेंस या जो बातें होनी शुरू हुई हैं ये सोशल मीडिया के थ्रू ही, कि अब लोग पढ़ते हैं अच्छा ये फ्रोज़न डेजर्ट है तो इसको रख दो, आइसक्रीम है उसमें अगर मेंशन्ड है वो आप घर ले करके आओ। एंड आई थिंक इसके चलते
बट अगेन अज्ञानता की अभी भी बहुत अज्ञानता है, बहुत अज्ञानता है। 5 स्टार किसी को नहीं मालूम है कि ये 5 स्टार चॉकलेट नहीं है। द फैक्ट इज दैट 5 स्टार इज नॉट अ चॉकलेट। सर मैं आपसे पूछूं कि चॉकलेट्स कौन कौन सी नहीं है इस वक्त जो हमारे देश में जो चॉकलेट्स का जो देखिए कोई पॉपुलर चॉकलेट्स हैं, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, फ्रंट ऑफ पैक पे आइसक्रीम वर्ड लिखा है कि नहीं लिखा है, चॉकलेट लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आपको जरूर लेबल पढ़ना चाहिए। डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, आप देखिए उसमें सबसे पहला नंबर ऑयल का होगा या किसी और चीज का होगा, जो कि मिल्क सॉलिड्स बाद में आते हैं। कोको होगा क्योंकि फ्लेवर आता है, चॉकलेट का फ्लेवर आ जाएगा तो आप चॉकलेट उसको समझेंगे, बट वो चॉकलेट है या नहीं है ये आपको वेरीफाई करने की जरूरत है ना। इतनी एथिक्स अभी कंपनियों में नहीं आई है, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, कि अगर वो चॉकलेट नहीं है तो क्या आप लेबल के सामने लिख सकते हैं दिस इज नॉट अ चॉकलेट? इतनी हिम्मत है लिखने की? जी, जो हम बोल रहे थे कि एक फ्रॉडुलेंस एक चल ही रहा है। एक प्रोडक्ट आइसक्रीम नहीं है, क्या आप सामने लिखने की हिम्मत है लेबल पे दिस इज नॉट एन आइसक्रीम? सर उससे तो सारी मार्केट का खत्म हो जाएगी, उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। बिजनेस खत्म हो जाएगा। चलिए आप ये नहीं लिख सकते दिस इज नॉट एन आइसक्रीम, क्या आप लिख सकते हैं दिस इज अ फ्रोजन डेजर्ट? सर इसमें ना मैं एक चीज बोलूंगी, जो सिगरेट पैक्स मिलते हैं ना वार्निंग साइंस, या वार्निंग साइंस रहते हैं, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और वो बाकायदा वो बना करके भी देखते हैं कि अगर ये लेबल है तब भी अगर आप पी रहे हैं इट इज एट योर ओन रिस्क यू आर यूजिंग। आपको बताऊं, मोनोसोडियम ग्लूटामेट की आपने बात की थी जी। मोनोसोडियम ग्लूटामेट, लोगों ने ये कहना शुरू किया कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट बैन क्यों नहीं हो जाता, बैन क्यों नहीं कर सकते? अरे मोनोसोडियम ग्लूटामेट आटे में भी है, ह्यूमन मिल्क में भी है, कोई भी प्रोटीन ले लीजिए उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट, प्रोटीन बेस्ड अगर प्रोडक्ट है तो आपको मोनोसोडियम ग्लूटामेट उसमें मिलेगा। एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट है या नहीं है ये चीज इंपॉर्टेंट है, और अगर है तो उसमें लेबल पे लिखा होना चाहिए एडेड मोनोसोडियम ग्लूटामेट। उसमें भी कुछ गलत नहीं है, आप ऐड कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ फ्लेवर एनहांसर। कोडेक्स में इसके ऊपर डिस्कशन हुआ था, कब हुआ था? 1983 में। और जेक्फा एक जॉइंट एक्सपर्ट कमिटी है फूड एडिटिव्स की, FAO WHO की, उसमें ये उन्होंने डेटा कनेक्ट करके और उसके बाद अपनी साइंटिफिक ओपिनियन दी थी। जेक्फा की रिपोर्ट है, उसका मोनोग्राफ अवेलेबल है वेबसाइट पे। व्हेन कंट्रीज वांट टू रेगुलेट यूज ऑफ मोनोसोडियम ग्लूटामेट, उसमें लिखा है दे शुड एक्सरसाइज कॉशन। मना नहीं किया उन्होंने, एक्सरसाइज कॉशन। अब जब इंडिया में हम मोनोसोडियम ग्लूटामेट का स्टैंडर्ड बना रहे थे, आई वॉज प्रेजेंट देयर इन FSSAI, आई वॉज इन चार्ज ऑफ फूड स्टैंडर्ड्स। सवाल ये खड़ा हुआ था कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, कुछ लोग कह रहे थे बिल्कुल मत करिए, हम लोगों ने कहा क्यों ना करें, कोडेक्स में है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है इसका। तो हम लोगों ने उसमें एक वार्निंग साइन जैसे सिगरेट के ऊपर होता है, ऐसा कहा गया कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट जिस प्रोडक्ट में भी लिखा हो उसमें एक वार्निंग साइन होना चाहिए, नॉट गुड फॉर प्रेग्नेंट वुमन इन देयर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने में नहीं खाना चाहिए, और 12 महीने से कम बच्चों को आपको नहीं देना चाहिए। अब अगर आप देना चाहते हैं तो ये आपका डिसीजन है, पर ये वार्निंग साइन और ये डिसीजन हुआ था, इसके ऊपर बहुत ऑब्जेक्शन भी हुआ था। अजीनोमोटो जो बनाता है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जापानीज कंपनी है, उन्होंने बहुत रिप्रेजेंटेशंस भेजे। हम लोगों ने यही कहा कि देखिए जेक्फा की रिपोर्ट में ये है, उन्होंने ये कहा कि हमने बहुत रिसर्च की है। तो सभी जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं और इस तरह के इंग्रेडिएंट्स मैन्युफैक्चर करते हैं वो रिसर्च करते ही हैं। तो हमारा सिर्फ जवाब ये था कि भाई जेक्फा ने जब ये किया हुआ है, और जेक्फा इज FAO WHO की एक्सपर्ट बॉडी है, उन्होंने अगर ये ओपिनियन दी हुई है तो ये ओपिनियन में जो एक्सरसाइज कॉशन वाला जो लाइन है उसको हटवा दीजिए आप। अभी तक तो नहीं हुआ, 2013 या 14 की बात है और आज 12 साल हो गए, अभी तक तो नहीं हटा वहां से। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जो डिसीजन लिया था FSSAI में, ये वार्निंग साइन का गलत नहीं था।
तो एफएसएसएआई ने बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत एफर्ट्स करता है टू ब्रिंग इन रेगुलेटरी सिस्टम्स, लेबलिंग, ये वो, ताकि कंज्यूमर को सेफ फूड मिले। लेकिन साथ में दो चीज़ों को और इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक तो एथिक्स, दूसरा डेटरेंट पनिशमेंट्स, एंड थर्ड ऑफ कोर्स कंज्यूमर अवेयरनेस। सर, आपने लेबल कंज्यूमर बेनिफिट के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस की बात करी आपने कि लेबल पढ़ना आना चाहिए कंज्यूमर को, लेकिन उन प्रोडक्ट्स का क्या जिनके बारे में कहीं पर कुछ मेंशन नहीं किया? फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने दूध की बात करी, वो तो मिल्क का पैकेट आ रहा है, वो तो दूध ही है, मिल्क लिखा हुआ है, लेकिन वो दूध नहीं है। ऑब्वियसली उसमें कहीं ना कहीं या तो मिड प्रोसेस तो वो तो फिर फ्रॉड हुआ ना जी। तो फ्रॉड के लिए पनिशमेंट, वही तो मैं कह रहा हूँ, डेटरेंट पनिशमेंट होना चाहिए। जिसने अगर रंग मिलाया है सब्जियों मगर के लोगों ऊपर, को कैसे पता चले ये जो दूध पी रहे हैं? या जैसे कि मैं आपको बताऊं, अब जैसे दिवाली आने वाली है, अब मिठाई, अब देखिए इतने भारतीय दिवाली मनाते हैं, ऐसे में मिठाई का जो सेवन है जी, सभी मनाते हैं। मिठाइयों का जो कंजम्पशन है वो भी बहुत हाई होता है, चाहे आप प्रीमियम शॉप से देख लें मिठाई की, या लोकल किसी वेंडर को, एक छोटे से खोया जो है, क्या सही में खोया है, क्या सही में, वो कैसे पहचाने? क्योंकि उस पर तो कहीं पर कुछ कंज्यूमर को नहीं लिखा, समझ में आएगा, तो कैसे पहचाने वो? तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, लॉ क्या कहता है, एफएसएसएआई का एक्ट क्या कहता है कि जो बना करके बेच रहा है, इवन बेचने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है। बेचने वाली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एंश्योर करे कि जो वो खोया बेच रहा है, वो जिस जैसे खरीदा है, जहां से उसने, वो सही है। उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैन्युफैक्चरर की तो है, उसकी भी है। मगर सर, हर साल इतना खोया आता है, जो मिलावटी खोया होता है, अडल्टरेटेड, लोग खाते हैं, देते हैं, लेकर के जाते हैं। बड़ी बड़ी चाहे शॉप्स हो जाए, मैं कहा प्रीमियम शॉप्स हैं, उसमें भी अगर आप पीछे ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखते हैं पाम ऑयल है, ये है। लोग अपने सेंसेस में वो डिसीजन लेते हैं। लेबल पे नहीं लिखा होता कि ये खोया नहीं है ना, नहीं, मगर जो लोकल वेंडर से जो खोया लेकर के आते हैं, थैलियों में बांध करके जो खोया आता है, उसका क्या करें? कोई लेबल होता नहीं है। लेबल तो होता नहीं है, उसका क्या करें सर? इसके लिए डेटरेंट पनिशमेंट्स चाहिए हमको। डेटरेंट पनिशमेंट्स, आई एम यूजिंग, क्वालिफाइंग द वर्ड पनिशमेंट। डेटरेंट पनिशमेंट ऐसी पनिशमेंट हो कि वो दोबारा सोचे भी ना ये काम करने। लोगों को जागरूक होने की 500 रुपया या 100 रुपया फाइन लगा देने से वो बच जाएगा, लेकिन अडल्ट्रेशन वहीं के वहीं रहेगा, वहीं के वहीं रहेगा। जब तक इसके ऊपर कड़ी निगरानी नहीं होगी, एथिकल निगरानी नहीं होगी, किसी भी लेवल पे हो, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे, छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे, कपल्ड विद कंज्यूमर अवेयरनेस, तब तक इसको कंट्रोल करना हमारे देश में, डेवलपिंग कंट्रीज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा मुश्किल है। मगर सर, तभी मैं कह रही हूँ लोगों के अंदर थोड़ा जागरूकता, क्योंकि हम जो ये आज बात कर रहे हैं, ऐसे में जो लोग हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं, उनके लिए जागरूकता होना कि वो जो थैली में जो लेकर के आ जाते हैं लोकल वेंडर से खोया, क्या वाकई में वो खोया है? उसकी तो समझ, उसकी परिपक्वता। कंज्यूमर को कोशिश करके ये ऐसे प्रोडक्ट्स लेने चाहिए जिसके ऊपर प्रॉपर लेबल हो। बिना लेबल का प्रोडक्ट नहीं खरीदना चाहिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 2 heaps ऑफ चिली पाउडर। अब वो जो सस्ता वाला जो है, जिसमें रंग मिलाया हुआ है, वो कौन खरीदेगा? वो खोमचे वाला खरीदता है। अब वो खोमचे वाले क्यों खरीदता है? क्योंकि वो अपना जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो सस्ता रखना चाहता है। और वहाँ पे कौन खाता है? रिक्शे वाला खाएगा, लेबर खाएगा, और बीमार पड़ेगा, किडनी खराब होगी, लीवर खराब होगी, फिर ऊपर चला जाएगा और बोलेंगे भगवान ने उठा लिया। भगवान ने नहीं उठाया, तुम खुद रिस्पॉन्सिबल हो। हम लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हैं इन बीमारियों के। तो पहली चीज तो, और एक्ट में लिखा हुआ है, देयर इज अंडर द एक्ट देयर इज अ रेगुलेशन ऑन प्रोहिबिशन ऑफ सर्ट एंड रिस्ट्रिक्शंस ऑन सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। उसमें स्पाइसेस पे लिखा हुआ है कि लूज स्पाइसेस शुड नॉट बी अलाउड टू बी सोल्ड। क्या लूज स्पाइसेस नहीं बिकते हैं? सोम बाजार, वीर बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, आप हमेशा देखेंगे कि वहां पे लूज स्पाइसेस बिकते रहते हैं। लॉ में लिखा है। अब क्या है वहां पे? हमारे इश्यूज क्या हैं? क्या कारण है? पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस। दूसरा कारण क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। तीसरा कारण क्या है?
एम्प्लॉयमेंट एंड अर्निंग मनी फॉर द फैमिली। तो जो सोम बाजार, वीर बाजार में जो बेचने के लिए बैठा हुआ है, वो तो छोटा सा पार्ट टाइमर बेचने वाला है, उसको भी अपना घर चलाना है, उसको एजुकेशन तो होता नहीं है। वो तो जहां से मैन्युफैक्चरर जो है वहां ऐसी जगहों को पकड़ना चाहिए जहां से वो लेकर के आता है और लूज बेचता है। लूज कैसे बेच सकता है जब अलाउड नहीं है? उसने तो लॉ नहीं पढ़ा, पर जिसने मैन्युफैक्चर किया है उसने तो पढ़ा है। वो लूज क्यों बेचता है? वो छोटे ग्राहकों को, उन लोगों को, दुकानदारों को। मुझे लगता है सर, ये जो साइकिल है, इस साइकिल को ब्रेक करने में कंज्यूमर का भी रोल बहुत पर्टिनेंट है। क्योंकि आपको भी पता है कहीं ना कहीं कि ये मिलावट हो रही है। चाहे आप प्रीमियम दुकान से लें, जिन मिठाइयों पे नहीं लिखा है, लेबलिंग नहीं की गई है, आपको पता है कहीं ना कहीं कि वो प्योरिटी नहीं गारंटी की जा रही है। और खैर जिन पे आपकी लेबलिंग मिल रही है, आपको खैर पढ़ने में मिल जा रहा है कि इतना ये मिला है, इतना पाम ऑयल है, इतना खोया है, या इस तरीके से डेयरी प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जिस पे लेबल लगा हो। कोशिश यही करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये भी एक कंज्यूमर की तरफ से उन दुकानदारों को एक डेटरेंट का काम कर सकता है कि जी आपके खुले प्रोडक्ट्स हम नहीं ले रहे हैं। आपने ये पेड़े बना के रखे हैं, आपने ये छेने की मिठाई बना करके रखी है, उसमें कहीं लेबलिंग नहीं है। तो आपने सुंदर सुंदर मिठाइयाँ देखी कि हाँ ये तो बहुत अच्छी लगी, ये काजू की कतली, चलो खरीद लो। डोमेस्टिक सेफ्टी और फूड प्रोडक्ट्स और ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, खासकर स्पाइसेस और मिलेट्स को लेकर के अभी फ़िलहाल एक बातचीत हुई है। तो ये स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करने की भारत में बात हुई है, क्योंकि पिछला साल मिलेट ईयर था, जिसमें मिलेट्स के सेवन को, उसके जो पुराने हमारे खोई हुई जो धरोहर है इन टर्म्स ऑफ फूड, तो सुपर फूड जिसको पूरी दुनिया कह रही है हाँ मिलेट्स खाने चाहिए, वो हमारे यहाँ पे तो इनका तो न जाने कब से लोग मिलेट की ही रोटियाँ, मिलेट की खिचड़ी बना करके सुपर फूड का सेवन कर रहे थे। अलग अलग मिलेट्स हैं। ऐसे में ये जो कोडेक्स का जो इस रोल है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक कहीं ना कहीं इसको एक्नॉलेज किया है। नाउ कोडेक्स में जो मिलेट्स के ऊपर स्टैंडर्ड के ऊपर काम शुरू हुआ है, ये प्रपोजल इंडिया का था और अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी से अप्रूव हुआ है और कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की मीटिंग अब नवंबर के एंड में होने जा रही है और उसमें वो अप्रूव होगा बिकॉज एवरीबडी हैज एग्रीड। तो मिलेट्स का स्टैंडर्ड बनेगा, ग्लोबल स्टैंडर्ड बनेगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड बनेगा। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स किस चीज़ के ऊपर है? पेस्टिसाइड्स के ऊपर मेनली और हाइजीन के ऊपर। उसके लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस ऑलरेडी है कोडेक्स में। तो ये जो कोडेक्स का जो स्टैंडर्ड बनेगा, उसके अगर स्टैंडर्ड को अगर फॉलो किया जाएगा तो उससे कंज्यूमर की सेफ्टी इंश्योर हो सकती है और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगा, हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा इससे, वो स्टैंडर्ड बनने के बाद। इंडिया में स्टैंडर्ड है, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड अगर बनेगा तो उसके साथ अलाइनमेंट ज़रूरी है। वो अलाइनमेंट जब हो जाएगा, इट मे नॉट टेक टू मच टाइम, बहुत समय नहीं लगेगा, लेटर से 1 साल शायद लग जाए। जिस दिन ये हो जाएगा उस दिन हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा जो मिलेट्स का स्टैंडर्ड है इंडिया के प्रपोजल के हिसाब से बना था और अब ये ग्लोबल स्टैंडर्ड बन गया है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ सकता है और हमें खुद भी कंज्यूम करना चाहिए उसको। तो ये बहुत सारे प्रपोजल्स जो कोडेक्स में अप्रूव हुए हैं वो इंडिया के प्रपोजल के ऊपर स्टैंडर्ड्स बने हैं बहुत सारे। जैसा कि आपसे फूड फ्रॉड को लेकर के, फूड अडल्टरेशन को लेकर के और कितना नेसेसरी है एक कोर्स करेक्शन होना, क्योंकि एक प्रोसेस है इन प्लेस, लेकिन उसको कितना इफ़ेक्टिवली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक डेटरेंट के रूप में, आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है इस वक्त। क्योंकि बात कुछ लोगों की नहीं है, बात है पूरे देश की स्वास्थ्य की। देखिए युवा देश है हमारा, युवा ही बीमार रहेगा, युवा को ही इतनी प्रॉब्लम्स होगी, देश कैसे आगे बढ़ेगा? अगर आप स्वस्थ नहीं हैं
तो भारत कैसे स्वस्थ होगा? अगर आप भारत के सिटीजन स्वस्थ नहीं हैं, देशवासी स्वस्थ नहीं हैं, तो भारत कैसे स्वस्थ होगा? और जब स्वस्थ भारत की बात करें, ये जो छोटे छोटे पॉलिसी करेक्शंस हैं या रीविजिटिंग दी ओल्ड पॉलिसीज़, उनको किस तरीके से बेहतर ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए, हाँ, ये ज़रूरी है कि कौन करेगा ये ना करके एक इफेक्टिव एक सिस्टम, आगे बढ़ें। और कंज्यूमर अवेयरनेस इज समथिंग जिसके ऊपर वर्कशॉप्स होनी चाहिए, जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट्स भी बनने चाहिए। जैसे आप फॉल्स लेबलिंग या मिसलीडिंग लेबलिंग की बात आप कर रहे थे, एडवर्टीजमेंट सीरीज ऑफ टॉक्स होनी चाहिए, उसके ऊपर बात होनी चाहिए। आप जैसे लोगों को आगे आकर के बात करनी चाहिए कि भाई खाना खाने से पहले अपने पैकेट को पलट करके देखो, आप घर आते हो उस सब्जी को या उस फल को देखो, चेक करो, मैन्युफैक्चरिंग डेट। जी, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके बारे में अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। संजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई में बड़ा इंटरेस्टिंग ये शो था। इसके साथ साथ आई एम श्योर लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और पॉलिसी फ्रेमवर्क के तो आप यू हैव इट एज योर एक्सपर्टीज़। तो मुझे लगता है जो जो चीज़ें आपने बताई हैं वो सही लोगों तक पहुँचें, और देश के हित में एक ये भी काम बहुत ज़रूरी है। एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, एंड इट्स अ पॉलिसी डिसीजन दे शुड बी टेकन। जब मैं रिटायर हो गया था, फिर मैं क्विज मास्टर बन गया, क्विजेस करने लगा स्कूल्स एंड कॉलेजेस में फूड सेफ्टी के ऊपर। मेरा एरिया फूड सेफ्टी है, फूड टेक्नोलॉजी है। बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम है कि फूड टेक्नोलॉजी विदाउट फूड सेफ्टी इज़ ऑफ नो यूज़, मालूम होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे देश में 150 यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस पढ़ाया जाता है। 4 साल के भी कोर्स हैं, 3 साल के भी कोर्स हैं। हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया था कि एक सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए फूड सेफ्टी के ऊपर, या जो 4 साल का बीटेक का कोर्स है उसमें एक सेमेस्टर आप फूड सेफ्टी पे भी दीजिए एंड रेगुलेशंस पे दीजिए। वो कोर्स भी डिज़ाइन किया था, वो FSSAI से अप्रूव भी हो गया था, पर अभी तक कोई यूनिवर्सिटी उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है। अगर ये यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर फूड सेफ्टी एज अ सब्जेक्ट, एज अ सेमेस्टर, या फूड रेगुलेशंस एज अ सर्टिफिकेट कोर्स अगर ये इंट्रोड्यूस होगा तो SME लेवल पे भी चेंजेस आएंगे। ये बहुत आवश्यक है हमारे देश में। नहीं, अच्छी बात आपने बताई। मैं कह रही हूँ ना कि ब्रेन्स हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक इट वर्क। इट इज अ टीम वर्क। जी, थैंक यू। मैं कई बार ये बोलता हूँ, कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, नो प्लेस फॉर द फोर्थ C। यू फॉलो व्हाट आई सेड? आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा संजय जी, और जैसा कि मैंने बोला कि हमारे दर्शकों को, माय व्यूअर्स को भी बहुत कुछ इससे इम्पॉर्टेंट टेक अवेज रहे होंगे, जो सीखने को मिला होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद शो पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मुझे आपने आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी जरूर मिली। बिल्कुल ये जानकारी मिली होगी और ज़रूर ये हेल्पफुल रहेगी। फिलहाल जागरण मंथन में इतना ही। नमस्कार।